सर्जन स्टडी बाय सुनील पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके चैनल सर्जन स्टडी बाय सुनील पर मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं हिंदी की प्रश्नोत्तरी को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसमें मैं चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी की तैयारी कोई भी आप कर रहे हों, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को लेकर आप सभी के सामने मैं इसी पर चर्चा करूंगा। तो आज की प्रश्नोत्तरी पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, गारसा दतासी की रचना की भाषा है। 4 ऑप्शन हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है उर्दू। सभी लोग इसका उत्तर दें। गारसा दतासी एक विदेशी विद्वान है। ये वही विदेशी विद्वान हैं जो कि भारत के ना रहे होकर भी भारत का साहित्य लिखते हैं, भारत का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, फ्रेंच। ये फ्रांसीसी विद्वान थे। अगला प्रश्न है, गारसा दतासी के ग्रंथ का नाम है। पहला ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है तज़किरा सूराई हिंदी, तीसरा है इस्तावर द लिटरेचर हिंदुस्तानी, चौथा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो सही जवाब दीजिए। जैसे पहला ऑप्शन है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये सन 1888 में लिखा हुआ इतिहास जो कि डॉक्टर ग्रेसन द्वारा लिखा गया अंग्रेजी भाषा का पहला सार्थक प्रयास। इसका हिंदी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से लिखा था। दूसरा है तज़किरा सूराई हिंदी, जो कि सन 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। इन्होंने इस रचना में 1004 कवियों का वर्णन किया, जिसमें से सिर्फ हिंदी के 60 से 62 कवियों को ही माना, बाकी सारे कवियों को उर्दू का माना। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर सन 1917 में प्रकाशित एडविन ग्रिप्स के द्वारा लिखी हुई रचना है। चौथा ऑप्शन है जो कि गारसा दतासी के ग्रंथ का नाम है इस्तावर द लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? पहला ऑप्शन है गारसा दतासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गिरियर्सन। जैसा कि आप जानते हैं, गारसा दतासी फ्रांसीसी विद्वान हैं। शिव सिंह सेंगर वो हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी में इतिहास लिखने की कोशिश की। इनके ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में माना जाता है। अगला उसके बाद रामचंद्र शुक्ल आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर है डॉक्टर गिरियर्सन। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर गिरियर्सन। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर गिरियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है आपके सभी के सामने है, मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? आप सभी को इस नहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि नहीं से ही अभी है में जवाब हो जाता है तो गलत हो जाता है। मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। पहला है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र,
गणेश बिहारी मिश्र और चौथा है कृष्ण बिहारी मिश्र। तो ये तीनों मिश्र बंधुओं के द्वारा, इन तीनों मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद की रचना करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण बिहारी मिश्र, जो कि मिश्र बंधु नहीं हैं। इसमें मिश्र बंधुओं में श्याम, सुख और गणेश आते हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, यानी हिंदी नवरत्न के रचनाकार हैं। यह ऐसी रचना है जिसमें मिश्र बंधुओं ने, हालांकि मैं जवाब पहले ही दे गया, तो इसका सही जवाब है मिश्र बंधु। तो हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने 9 कवियों को चुना था, जिसमें तुलसी, जायसी, कबीर, बिहारी जैसे सिद्धहस्त कवि, विद्वान कवि आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना आती है शिव सिंह सरोज। वियोगी हर, जिनकी रचना आती है ब्रज माधुरी सार। और श्याम सुंदर दास, इनकी रचना हिंदी कोविद रत्नमाला आती है। इनकी रचना हिंदी कोविद रत्नमाला आती है। तो इसका सही जवाब है मिश्र बंधु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताइए। पहला ऑप्शन है 1917, पहला ऑप्शन है 1917, दूसरा है 1928, 1932, 1929। तो इसका सही जवाब होगा 1929। इसका सही जवाब है 1929। 1929 में ही हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास नाम से छपता है। बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। तो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम है। पहला ऑप्शन है वीरगाथा काल, दूसरा है चारण काल, तीसरा ऑप्शन है आदिकाल और चौथा ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, आदिकाल राहुल सांकृत्यायन ने दिया, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया था और चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया था। तो बच कौन सा रहा है? आदिकाल। तो इसका सही उत्तर होगा आदिकाल। और आदिकाल का नाम आचार्य अभी आगे मिल ही जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में आदिकाल नाम किसने दिया? अभी आदिकाल पर चर्चा हो रही थी। सर्वाधिक प्रयुक्त नाम है आदिकाल। आखिर इसका नाम किसने दिया था? तो जैसा कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है 1929 में, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य में आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में आदिकाल नाम दिया। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पहला ऑप्शन है सरहप्पा, पुष्प या पुंड, देवसेन, स्वयंभू।
तो जैसा कि पुष्प या पुंड हैं, शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को प्रथम कवि माना। देवसेन की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना आती है श्रावकाचार। फिर स्वयंभू आते हैं। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना। स्वयंभू की रचना आती है दोहा कोश। तो इसका सही जवाब होगा सरहपा। माफ़ करना। स्वयंभू की रचना दोहा कोश नहीं, पाउमचर्यू आती है। पाउमचर्यू जो कि रामकथा पर आधारित होती है। और जो दोहा कोश है वो दोहा कोश सरहपा की रचना है। दोहा कोश सरहपा की रचना है, जो कि प्रथम राव संस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। पुष्प या पुंड को शिव सेंगर ने माना है। देवसेन की रचना श्रावकाचार है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है और स्वयंभू की रचना है पाउमचर्यू। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? पहला ऑप्शन है सबरपा, डोम्बिपा, लुइपा और सरहपा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सर्वाधिक सिद्धों पर काम राहुल संस्कृतायन ने किया था और राहुल संस्कृतायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। तो 84 सिद्धों में सर्वाधिक सिद्ध कौन है? सर्वाधिक प्रसिद्ध 84 सिद्धों में, तो इसका सही जवाब होगा सरहपा। इसका सही जवाब होगा सरहपा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोरखनाथ के गुरु थे, यानी गोरखनाथ के गुरु कौन थे? जलंधरनाथ, मथेंद्रनाथ, चरपटनाथ और चौरंगीनाथ। नाथों की भी संख्या 9 मानी गई है। 9 नाथ कहे गए हैं। पहले नाथ को आदिनाथ कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा मत्स्येंद्रनाथ, यानी गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं, जैसा कि ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। धनपाल की भविष्यत कहाँ आती है? रोड़ा कवि का राउरबेल आता है, जो कि शिलांकित रचना है। ब्राह्म सिंह का भी दोहे आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मेरतुंग की प्रबंध चिंतामणि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वयंभूकृत पाउमचर्यू की विषय वस्तु किससे संबंधित है? या स्वयंभू का जो पाउमचर्यू है वो किस प्रकार आधारित है? अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत पहले ही दे दिया था कि पाउमचर्यू में क्या है, पाउमचर्यू रचना में क्या लिखा गया है, किससे संबंधित है। इसका उत्तर दें। तो कृष्ण कथा पर आधारित पुष्पदंत ने लिखा था। तो आप जान सकते हैं कि स्वयंभू किस पे लिखे। तो स्वयंभू का ने राम कथा पर आधारित रचना लिखी थी। ये जो पाउमचर्यू है, पाउमचर्यू को जैसे कि तुलसीदास ने राम कथा को 7 कांड में कहा था, लेकिन स्वयंभू ने पाउमचर्यू में 5 कांड में राम कथा कही है।
5 कांड और 83 संधियों में पूरी रामकथा को कहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संदेश रासक के रचनाकार हैं। संदेश रासक के रचनाकार हैं हेमचंद। हेमचंद का शब्दानुशासन आता है। धनपाल की तिलक मंजरी भविष्यत कहा आता है। मेरतुंग का प्रबंध चिंतावड़ी आता है। तो अगला ऑप्शन बचता ही क्या है? अब्दुल रहमान। ये पहले मुस्लिम कवि हैं आदिकाल के। संदेश रासक में सर्वप्रथम पहली बार षड ऋतु वर्णन का विधान मिलता है। सर्वप्रथम पहली बार संदेश रासक में षड ऋतु वर्णन का विधान मिलता है। अगला प्रश्न है, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य या शिलांकित रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, दूसरा है दोहा कोश, तीसरा है राउरवेल, चौथा है उक्त व्यक्ति प्रकरण। पहला ऑप्शन प्रबंध चिंतामणि आप जानते हैं, मेरतुंग की रचना है। दोहा कोश प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग की रचना है। दोहा कोश सरहपा की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ज्योतिष ठाकुर की है। तो आपके सामने बच क्या रहा है? राउरवेल। इसका सही जवाब होगा राउरवेल। ये ऐसी रचना है जो शिलांकित रचना है। ये पत्थरों पे लिखी गई हुई रचना है। पत्थरों पे लिखी गई रचना है जो कि राउरवेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखी हुई रचना है। सर्वप्रथम नखशिख वर्णन का विधान राउरवेल में ही मिलता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश का भवभूति कौन है? अपभ्रंश का भवभूति कौन है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सरहपा को प्रथम सिद्ध कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अपभ्रंश का भवभूत कौन है? पुष्पदंत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महापुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू, सरहपा, पुष्पदंत, धनपाल। तो इसका सही जवाब होगा पुष्पदंत। पुष्पदंत के द्वारा महापुराण की रचना होती है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा है। विद्यापति की पदावली की भाषा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला ऑप्शन है अवहट्ठ, मैथिली, भोजपुरी, बघेली। विद्यापति की अवहट्ठ में 2 रचनाएं मिलती हैं, कीर्तिलता कीर्ति पताका। तो इसका सही जवाब होगा मैथिली।
मैथिली भाषा में इनकी पदावली की रचना होती है और इस पदावली को निराला ने इस पदावली पर निराला ने पदावली को कहा था नागिन नागिन की लहर। निराला ने पदावली को नागिन की लहर की उपमा की थी या कहा था। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो के रचयिता हैं। बीसल देव रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सारंगधर, दलपत विजय, चंद्रप्रदायी, नरपतनाल। जैसे कि पहला ऑप्शन है सारंगधर। इनका आता है हमीर रासो। दलपत विजय का आता है खुमाड़ रासो। चंद्रप्रदायी का आता है सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। तो बच क्या रहा है, लोगों के सामने बच रहा है नरपतनाल। तो इसका सही जवाब होगा नरपतनाल। बीसल देव रासो एक बहुत ही श्रृंगारिक रचना है। सर्वप्रथम इसमें ही 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम इसी रचना में दिखाई देता है। ऐसी रचना है जिसमें 12 मासा का शुरुआत कह सकते हैं इसी रचना से होती है। 12 मासा का वर्णन इसी रचना में मिलता है। इसमें नायक नायिका का विरह विवाह वर्णन और किया गया है। इसमें राजमती रहती हैं रानी। अगला प्रश्न है आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है। अभी हमने चर्चा की है जस्ट तुरंत ही। तो अगर आप सुने होंगे ध्यान से मेरी बातों को तो आप उत्तर जान रहे होंगे क्या होगा। जैसा कि ऑप्शन है खुमाड़ रासो दलपत विजय की रचना है, परमाल रासो जगनिक की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी की रचना है। अगला ऑप्शन है बीसल देव रासो। तो आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है। तो इसका सही जवाब है बीसल देव रासो नरपतनाल की रचना है जो कि श्रृंगारिक रचना है। 12 मासा का प्रथम वर्णन इसी में मिलता है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म असंगत है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन है योगसार जो हिंदू, महापुराण पुष्पदंत, पदावली विद्यापति। चौथा ऑप्शन है श्रावकाचार और सरहपा। सभी इसका उत्तर दें। पहला है योगसार जो हिंदू, सही है। महापुराण पुष्पदंत, सही है। पदावली विद्यापति, सही है। श्रावकाचार सरहपा, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि श्रावकाचार देवसेन की रचना है, सरहपा की नहीं है। तो इसका सही जवाब है श्रावकाचार और सरहपा। अगला प्रश्न है परमाल रासों के रचनाकार हैं। पहला है चंद्रप्रदायी, हेमचंद, जगनिक और सरहपा है। चंद्रप्रदायी की कृति है पृथ्वीराज रासो, हेमचंद का शब्दानुशासन, जगनिक का परमाल रासो। तो बचता क्या है, सरहपा। चंद्रप्रदायी, हेमचंद, जगनिक, सरहपा। तो इसका सही जवाब होगा जगनिक। इसी परमाल रासों का दूसरा नाम है आल्हाखंड जो कि एक प्रकार से एक विशेष महीने में गाया जाता है। तो
इसी की बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं कि 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, और बरस 18 छत्रे जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये जगनिक की कृति है, परमाल रासो अर्थात हालाखंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देसी लबैना सबजन मीठा तय तैसन जपो ओ हट्ठा, पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। हर परीक्षा में, चाहे वो आपका नेट हो, चाहे आपका वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, हर परीक्षा में ये लाइन पूछी जाती है। अभी हाल में ही 2022 दिसंबर सर्किल नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देसी लबैना सब जन मिठा तय तैसन जपो ओ हट्ठा, पंक्ति इसी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। तो इस पंक्ति का सही जवाब होगा विद्यापति, जो कि विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? दामोदर, अमीर खुसरो, विद्यापति और जगनिक। तो इसका सही जवाब होगा विद्यापति। विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तोताए हिंद किसे कहा जाता है? ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। यहीं हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। तो प्रश्न है, तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहपा, स्वयंभू। हम बताते चलें, जैसा कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद की कहा जाता है। अमीर खुसरो ऐसा नाम है जिसे खड़ी बोली का जनक, अन्य वाद्य यंत्रों का जनक, पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि का जनक कहा जाता है। ऐसे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। तो इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। तो यहीं हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सर्जन स्टडी बाय सुनील को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लाभ उठाएँ। धन्यवाद।